भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे आप लोग अगस्त क्रांति भारत में प्रतिवर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है और 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के ऐतिहासिक शुभारंभ का स्मरण कराता है। तो आखिर ये भारत छोड़ो आंदोलन था क्या, इस पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और आप देखेंगे सरकार ने QIM क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रसार पर क्या प्रतिक्रिया दी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और QIM के दौरान जो समानांतर सरकारें बनी थी उनके बारे में जानेंगे। क्या QIM एक स्वतः स्फोट विस्फोटक था या फिर एक संगठित आंदोलन था? और इस तरह के आंदोलन से, इस तरह की घटनाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट के सबक और महत्व क्या थे उन्हें भी देखेंगे, उन पर भी बात करेंगे हम लोग। और क्विट इंडिया मूवमेंट का महत्व क्या था, उस महत्व को भी जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, यानी कि आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था और जिसमें भारत से ब्रिटिश सेना की तत्काल वापसी का आह्वान किया गया था। और इसका उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान में भारतीयों को संगठित करना था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने ब्रिटिश जनता का सहानुभूतिपूर्ण समर्थन और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की शक्तियों से दबाव आकर्षित किया था। ये जो आज के समय में आप लोग भारत देख रहे हैं ना, इतनी आसानी से नहीं मिल गया है। बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल जाना पड़ा, तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इस देश को आजाद कराने में हर किसी का महत्व है, हर किसी का योगदान है। क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ करने का कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता 1942 की बात है। क्रिप्स मिशन ने संवैधानिक प्रगति पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रवैये का उजागर किया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब और चुप्पी ब्रिटिशों के परामर्श के बिना भारतीयों के भाग्य का निर्णय करने के अधिकार को स्वीकार करने के समान होगी। और इसने पूर्ण स्वराज के बजाय प्रभुत्व का दर्जा देने की पेशकश की और इसने प्रांतों को पृथक होने का अधिकार प्रदान किया जो राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरोध था। जो प्रांत थे, जो आप लोग जागीरें देखते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि 365 रियासतें थी, उन सबको आजाद अलग होने की भी एक तरह से आप देखते हैं कि अधिकार था। और आप सोचिए अगर सब अलग हो जाते तो आप समझ सकते हैं कि 500 से ज्यादा थे, तो 500 से ज्यादा देश बन जाते। और आप देखिए हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तो अंतिम समय तक आप देखते हैं कि विरोध करते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव, तो बढ़ती कीमतों और चावल, नमक आदि की कमी के कारण लोगों में असंतोष था। और जहां खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने गरीबों को प्रभावित किया, वहीं अमीरों को अत्यधिक लाभ कर से नुकसान हुआ। और यह घोर कुप्रबंधन तथा उद्देश्यपूर्ण मुनाफाखोरी के कारण भी और भी बढ़ गया। दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिशों का जल्दीबाजी में निष्कासन, जापानी आक्रमण के बाद मलाया और बर्मा से लौटने वाले शरणार्थियों ने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सत्ता के पतन एवं ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय शरणार्थियों को छोड़ देने की सूचना दी। और इससे यह भय उत्पन्न हो गया कि यदि जापान ने आक्रमण किया तो ब्रिटेन इस प्रकार भारत छोड़ सकता है। ब्रिटिश पतन की आशंका, तो मित्र राष्ट्रों को हुई हार और दक्षिण पूर्व एशिया एवं बर्मा से ब्रिटिशों की वापसी की खबरों ने भारत में लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ब्रिटिश सत्ता जल्द ही समाप्त होने वाली है। ये जापानी आक्रमण की आशंका, तो नेताओं ने महसूस किया कि संघर्ष शुरू करना आवश्यक है क्योंकि उनका मानना था कि लोगों का मनोबल गिर रहा है और यदि जापान ने आक्रमण किया तो वो भी शायद विरोध ना करें। भारत छोड़ो संकल्प, तो कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो संकल्प को अपनाया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में कुछ संशोधनों के साथ इस संकल्प को स्वीकार कर लिया और गांधी जी को संघर्ष का नेता नामित किया। बैठकों में ये संकल्प भी लिए गए। भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। स्वतंत्र भारत की सभी प्रकार की फांसीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वयं की रक्षा करने की प्रतिबद्धता की घोषणा करना, ब्रिटिश शासन की वापसी के बाद भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन करना, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकृति देना, गांधी जी को संघर्ष का नेता
नामित किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया और जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। हम अपनी गुलामी को जारी रखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। अब सरकार ने QIM के प्रसार पर क्या प्रतिक्रिया दी? आंदोलन का प्रसार, जनता उग्र हो गई। आम जनता ने सत्ता के प्रतीकों का विरोध व उन पर हमला किया। विरोध के कारण कई सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी हुई, पुल उड़ा दिए गए, रेल की पटरियां हटा दी गई, टेलीग्राफ लाइनें काट दी गई। भूमिगत गतिविधि, तो भूमिगत गतिविधि करने वाले मुख्य व्यक्तित्व राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, RP गोयनका ने थे। उषा मेहता ने बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो शुरू किया था और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण एक युवा और तब तक अपेक्षाकृत अज्ञात अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को AICC सत्र की अध्यक्षता और ध्वजारोहण किया। बाद में कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समानांतर सरकारें तो आप देखिए, बलिया उत्तर प्रदेश में, तामलुक बंगाल में और सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकारें स्थापित की गई। जन भागीदारी की सीमा, युवा, महिलाएं, श्रमिक और किसान अग्रणी रहे। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया, 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। इस घटना ने लोगों में तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न की। देश के विभिन्न भागों में अधिकारियों के साथ झड़पें, हड़तालें और सार्वजनिक प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए। सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड और साप्ताहिक पत्रिका हरिजन ने संघर्ष की पूरी अवधि के लिए प्रकाशन बंद कर दिया और जबकि अन्य ने कम अवधि हेतु प्रकाशन बंद कर दिया। आंदोलनकारी भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गोलियां चलाई गईं। मरने वालों की अनुमानित संख्या 10,000 थी। सेना ने कई शहरों पर आपदी की कब्जा कर लिया। पुलिस तथा गुप्तचर सेवा सर्वोच्च हो गई। विद्रोही गांव पर भारी जुर्माना लगाया गया तथा कई गांवों में सामूहिक कोड़े मारे गए। और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार ने जो आपको बताया बलिया उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना चित्तू पांडे ने की थी। यह लोगों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। सतारा महाराष्ट्र में इसे पिति सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसे YV चौहान, नाना पाटिल और अन्य नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। ये आप देखेंगे गांधी विवाह आयोजित किए गए थे इसमें। और तामलुक बंगाल में इसे तामलिपि जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना अंबिका चक्रवर्ती ने की थी। क्या क्विट इंडिया मूवमेंट एक स्वतः स्फूर्त विस्फोटक था या फिर संगठित आंदोलन था? तो QIM, इसे शॉर्ट में आप लोग बोलते हैं। QIM की सहज प्रकृति, वायसराय लिनलेथगो ने इसे 1857 के बाद का अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया। यह हिंसक और पूरी तरह से अनियंत्रित था क्योंकि इसके शुरू होने से पहले ही कांग्रेस नेतृत्व का पूरा उच्च वर्ग सलाखों के पीछे था। इसलिए इसे स्वतः स्फूर्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि कोई भी पूर्व निर्धारित योजना ऐसे तत्कालिक और एक समान परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकती थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट की संगठित प्रकृति देख लीजिए। तो आप देखेंगे उग्रवादी आंदोलन, पिछले आप देखिए 2 दशकों में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे कांग्रेस से संबद्ध समूहों के नेतृत्व में उग्रवादी जन आंदोलनों ने इस तरह के संघर्ष के लिए मंच तैयार किया था। 12 सूत्री कार्यक्रम, तो 9 अगस्त 1942 से पहले कांग्रेस नेताओं ने एक 12 सूत्री कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया और जिसमें गांधीवादी सत्याग्रह पद्धति, औद्योगिक हड़ताल, रेलवे और टेलीग्राफ व्यवधान, कर अस्वीकार तथा एक समानांतर सरकार की स्थापना शामिल थी। पिछली तैयारी, तो सविनय योग्य आंदोलन 1930 से 34 में, जबकि गांधी जी ने दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ संघर्ष की शुरुआत की। स्थानीय नेताओं तथा लोगों ने निर्णय लिया क्या भूमि राजस्व भुगतान रोकना, वन कानूनों की अवहेलना करनी है, शराब की दुकानों पर धरना देना है या कार्यक्रम के अन्य पहलुओं को आगे बढ़ाना है। जनता के इन पिछले अनुभवों ने क्विट इंडिया मूवमेंट को समृद्ध किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में लामबंदी, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्ष 1942 में सर्वाधिक तीव्र गतिविधि वाले क्षेत्र वही थे जहां आप देखिए वर्ष 1937 के बाद से काफी लामबंदी और संगठनात्मक कार्य किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के सबक और महत्व क्या रहे हैं, तो सबक देख लीजिए आप लोग। तो भारतीय जनता के लिए 1942 में भारतीय जनता हेतु गांधी जी और कांग्रेस मुक्ति के प्रतीक थे, वैचारिक बाधा के स्रोत नहीं। कांग्रेस के लिए सरकार द्वारा QIM के दमन में से कांग्रेस के भीतर वामपंथी फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायियों की तरह अपमानित हुए जो सरकार के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
कांग्रेस, जिसमें अधिकांशतः उदारवादी और दक्षिणपंथी शामिल थे, लोकप्रिय और उग्रवाद के सख्त खिलाफ थी और तथा कानून एवं व्यवस्था की बहाली एवं संघर्ष की कूटनीतिक समाधान चाहती थी। अंग्रेजों के लिए उन्हें एहसास हुआ कि युद्धकालीन आपातकालीन शक्तियों के बिना उग्रवादी जन आंदोलन को प्रतिबंधित करना मुश्किल था। युद्ध के बाद बल द्वारा नियंत्रण बनाए रखना महंगा होगा और जिससे बातचीत और व्यवस्थित वापसी स्वीकार करने की इच्छा बढ़ेगी। क्विट इंडिया मूवमेंट का महत्व, तो इससे स्वतंत्रता की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन के तत्काल एजेंडे में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कांग्रेस की गतिविधि, या आप देखिए, कांग्रेस की गतिविधियों का मुख्य ध्येय रचनात्मक कार्य बन गया और जिसमें कांग्रेस तंत्र के पुनर्गठन पर विशेष जोर दिया गया। कांग्रेस नेताओं को जून 1945 में शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिए रिहा कर दिया गया। इससे अगस्त 1942 से चले आ रहे टकराव के दौर का अंत कर दिया गया। जो एक कांग्रेस बार बार बात हो रही है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर को। और आप लोगों को मालूम होगा इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष W.C. बनर्जी, ब्रह्मवीर चंद्र बनर्जी थे। ये सब आप लोग याद रखा करिएगा। मैं कह रहा हूँ कि बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के टॉपिक से, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से पढ़िए, अपना 100% दीजिए और जब आप 100% देंगे तो 100% आपका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। धन्यवाद।